हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातें लोगों तक पहुँच पाएँ। तो आइए हम लोग हम लोगों ने जो भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया को तो लास्ट क्लास में समझ चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या कि 1947 के अधिनियम में जो क्या-क्या प्रावधान किए गए थे। मतलब हम लोगों ने 1773 से 1947 तक के बीच में जो भी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चालू हुई, वो हम लोगों ने देख चुका था। तो आज हम लोग जो जैसे प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुका था, कब से कैसे कब क्या हुआ वो हम देख चुके। लेकिन आज जो हम देखेंगे वो मुख्यतः जो संविधान निर्माण कैसे हुआ, उसका कितने दिन लगा, उसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए होंगे, कैसे उनका चुनाव हुआ होगा, कब से संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात उठने लगी होगी, ये सब बातें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारा जो टॉपिक आज का स्टार्ट होने वाला है, लौटते हम लोग अपने टॉपिक पर। कृपया ध्यान से पढ़ते रहिएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण। क्या है संविधान का निर्माण? तो संविधान का निर्माण करने से पहले, निर्माण को समझने से पहले हमको यहाँ पे समझना होगा कि आखिर संविधान है क्या? संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को, जो कि एक गणतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसको क्यों पड़ती है? तो आइए हम समझते हैं संविधान का मतलब क्या होता है। तो संविधान हम जानते हैं कि इससे हमारा देश पहले क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है? तो वहाँ प पहले भारत में क्या था, अंग्रेजी रूल था। यानी कि क्या था, अंग्रेजी नियम कानून यहाँ पे थे, ठीक है? अंग्रेजी नियम कानून थे, लेकिन जब जब धीरे-धीरे यहाँ पे विद्रोह हुआ, धीरे-धीरे जब भारत को गणतंत्र बनाने की जो प्रक्रिया वो चालू हो गई थी, तो धीरे-धीरे क्या हुआ, 1947 में हम सब जानते हैं कि 1947 में भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हो गया। जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो अब क्या था कि जैसे ही हम एक कॉलोनियल रूल से, यानी कि ब्रिटिश रूल से बाहर निकले, तो हमको अपना संविधान की अपना आज़ाद हुआ, तो हमें हमें क्या ज़रूरत पड़ा? अपना नियम की आवश्यकता पड़ा। क्या हुआ? हमें अपना नियम की आवश्यकता पड़ा, ताकि हम अपने नियम के अनुसार से, भारत चूँकि एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था। हम जानते हैं कि 3 जून 1947, 3 1947 को दो भाग बँटा था, एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। 2 राष्ट्र बने थे 3 जून 1947 को, भारत और पाकिस्तान, जो कि माउंटबेटन योजना के तहत बने थे। तो यानी कि जब अलग-अलग राज्य बन गए, अलग-अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका अपना संविधान होगा, इसका अपना संविधान होगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों का संविधान, दोनों का जो नियम होगा, वो दोनों एक अलग-अलग होंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं पाकिस्तान जो है वह एक धार्मिक तौर पर क्या है, ये तो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ठीक है? तो यही सब देखते हुए जब हम अंग्रेजी नियम से बाहर निकले 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमारे हमारे सामने एक चुनौती बनी थी कि हमें अपने भारत को सही रूप से चलाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं भारत में जो हुआ क्या है, तो भारत जो है, भारत क्या है, भारत विविधता का देश है। यानी कि यहाँ बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं। तो अगर अगर सभी को आपस में मिल के चलना है, सभी को राष्ट्र विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, तो क्या होना चाहिए कि हमारे समक्ष कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो कि उस राष्ट्र के लोगों को, उस देश के लोगों को आपस में जोड़ कर रखे। तो वही सब क्रम में देखते हुए हमारे हमारे जो भी भारत से पहले जो भी लोकतंत्र देश थे, तो वहाँ पर भ्रमण किया गया, वहाँ की स्थिति को समझा गया। तो देखा है कि वहाँ एक संविधान नाम का कोई तत्व है, जो कि वहाँ के बारे में बताता है कि लोगों को क्या करना है, उस राष्ट्र का संचालन कैसे करना है। ठीक है? तो यहाँ पर जब हम लोग देखा कि हम लोग को संविधान की आवश्यकता, महत्ता क्यों पड़ी थी, तो धीरे-धीरे आइए हम समझते हैं कि आखिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया से पहले हम तो डायरेक्ट किसी भी टॉपिक पे जंप नहीं करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संविधान था क्या? संविधान का मतलब होता क्या है? होता क्या है? तो संविधान जैसे संविधान इसका क्या है? जैसे इसका नाम में क्या लिखा हुआ है? इसका नाम है पहला सम प्लस सम प्लस विधान। यानी कि सम प्लस विधान, यहाँ पे नाम से पता चल गया, सम प्लस विधान। यानी कि सम मतलब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, सम मतलब हो सकता है समावेश या योग, और विधान का मतलब यहाँ पे हो सकता है नियम या विधि।
ठीक है? नियम या विधि। तो यहाँ इस दो तत्व के माध्यम से हम क्या समझें कि संविधान का क्या है, तो संविधान है योग है। किसका है? नियमों और विधि और नियम का योग है। ये क्या है? योग है। मतलब ये संविधान एक ऐसा तत्व है जहाँ पर राष्ट्र को चलाने के लिए, देश की आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो भी नियम कानून का समावेश किया गया है, उस दस्तावेज को ही जहाँ पर उसको लिख कर रखा गया है, जहाँ पर उसको बना कर रखा गया है, उसे हम संविधान कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि संविधान जो है वो भारत में कैसा है, तो लिखित है। भारत में संविधान कैसा है, तो भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। क्यों? ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए, जैसे हमारे घर में भी कोई नियम कानून बनता है, तो जब घर में नियम कानून बनता है, तो अगर उसका कोई ठोस प्रमाण लंबे समय तक नहीं रहता है, तो क्या होता है कि ज़रूरत जैसे-जैसे जब आवश्यकता पड़ती है, वैसे-वैसे उस नियम को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन जब वही हम क्या करते हैं, एक लिखित लिखित संविधान बना देते हैं, लिखित नियम बनाते हैं अपने घर के लिए, ठोस जो कि होता है, ठोस होता है नियम, ये जल्दी चेंज नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि हमें किसी भी अगर हमारे समझ किसी भी समस्या आती है, तो उसको देखने के लिए हमें इसका आवश्यकता लेते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं कि इतना तो समझ में आ गया कि संविधान का मतलब क्या था। अब आइए हम देखते हैं कि भारत में संविधान का महत्व क्या था? आखिर अगर संविधान नहीं रहता तो क्या होता? भारत में अगर संविधान नहीं रहता तो क्या होता? तो भारत को समझने से पहले आप अपने मान लीजिए भारत को अपने एक इलाके से समझिए। जैसे एक आपका एक गाँव होगा, ठीक है? आपका एक शहर होगा, उस शहर को या उस गाँव को आप भारत मान लीजिए, ठीक है? और वहाँ पर उस इलाके में रहने वाले लोगों को भारत की जनता मान लीजिए, जो भी विविधता है, जो भी चूँकि भारत में बहुत सारे समाज, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो अगर ऐसा हुआ, अगर कोई नियम कानून ना रहता, ठीक है? अगर कोई नियम कानून ना रहता, तो क्या होता? अगर कोई नियम कानून ना रहता, तो आइए हम समझते हैं, मान मान लीजिए ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ये क्या है? तो ये जो है, ये मान मान लेते हैं हम किसी हिंदू संप्रदाय के लोग हैं। ये जो है वो क्या है? मुस्लिम हैं। और ये जो है वो है सिख, ईसाई। इसको अन्य मान लेते हैं, अन्य मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि तीनों का जो अपना संस्कृति चलाने का जो कार्य है वो अलग-अलग है। हिंदू धर्म का अपना रीति-रिवाज है, इसका अपना रीति-रिवाज है, इसका अपना रीति-रिवाज है। या तो अगर अगर कुछ नियम नहीं होता, कुछ संविधान नहीं होता, तो क्या करते ये ग्रुप 1 के लोग जो हैं, इस पर यानी कि ग्रुप बी के लोगों पर अपना अधिकार जमाने का कोशिश करते हैं। चूँकि जानते हैं कि भारत में बहुसंख्यक में क्या है? हिंदू ही हैं। तो अगर कोई एक ठोस नियम नहीं होता, कोई ठोस कानून नहीं होता, तो ये जाकर इस पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये इस पर भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता, ये इस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता। तो इस क्रम में क्या होता? तो इस क्रम में जो सांस्कृतिक सौहार्द का जो वातावरण भारत में होता, जो भी जो आपस में चल रहा था, वो गलत हो रहा था। तो यही सब स्थिति को निपटने के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमारे समाज में, हमारे गाँव मोहल्ले में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। तो जब लड़ाइयाँ हो जाती है अचानक से, क्योंकि सभी का क्षेत्र अपना-अपना बँटा होता है, लेकिन जैसे ही कोई संप्रदाय किसी दूसरे संप्रदाय के क्षेत्र में जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर क्या होती है? विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। तो जब विद्रोह उत्पन्न होता है, तो उस विद्रोह को शांत कराने के लिए एक समझौता किया जाता है। जो समझौता होता है, उसी के तहत बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, ताकि सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो सकें। तो उसी क्रम में देखते हुए, ताकि ये स्थिति आपस में ना आए, तो इसमें क्या किया गया? एक संविधान का निर्माण किया गया। ये क्या करता है? इसको इसको सबको आपस में क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। यानी कि ये बताता है कि आपका जो क्षेत्र है, आपका जो अधिकार क्षेत्र है, वो यहाँ तक है, आप यहाँ तक अपने नियमों को मान सकते हैं, इसके ऊपर आपका नहीं चल सकता है। ये बताता है, इसको बताता है कि आप दोनों मिलकर इसको दबा नहीं सकते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि संविधान जो है, वो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, व्यक्ति, आर्थिक जितना भी प्रकार का होता है, उसको क्या करता है? तो संविधान सभी प्रकार के कार्यों की व्याख्या करता है। सभी प्रकार के कार्यों की व्याख्या करता है। यानी कि किसी भी कार्य को कितना कैसे किया जाए, कब कितना किया जाए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि संविधान यह बताता है, क्या बताता है? कि किसी भी कार्य को या किसी भी तत्व को कितना करना है, कब करना है
कैसे करना है, ये बताता है। क्योंकि समझ में आ गया संविधान क्या करता है? तो संविधान समाज को संविधान देश को ये बताता है कि किसी भी कार्य को आप कब कर करके कितना कितना लिमिट तक करेंगे, कितना आपका जो सीमा है वहाँ तक करेंगे, कब करना है, कैसे करना है, ये नियम भी तय करता है कि हाँ, चलो ठीक है, आपको अधिकार हम दे दिए। लेकिन वैसा नहीं कि अपना मनमानी से जैसे पर तैसे करके उसको परेशान करने लगे। तो यहाँ कैसे एक नियम बनाता है कि आपको इस कार्य के लिए इस नियम की व्यवस्था की गई है और इसी नियम के तहत आपको ये संविधान देश को चलाना होगा, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? संविधान क्या है, इसके निर्माण क्यों किया गया था? तो आइए हम देखते हैं जो ऑफ़िशियली जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे-कैसे चली। संविधान आखिर तो हम देख चुके हैं कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, अब संविधान निर्माण कैसे-कैसे हुआ था, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ संविधान का मतलब समझ गए होंगे, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी वो उसका समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं। जब आज़ाद हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर बहुत लंबे समय से चला था। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो जब भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यहाँ जब भारत की आज़ादी की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी के बीच में बहुत समय-समय पर संविधान सभा की माँग उठती रही थी। तो उसी क्रम में क्या किया गया था, तो उसी क्रम में सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। सबसे पहले कब किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है? कब? 1922 में। क्योंकि महात्मा गांधी हम जानते हैं महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी जो थे वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक सक्रिय व्यक्ति थे। इनको राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी जाती है। इनका जो भूमिका था वो क्या था? एक ये अहिंसक प्रवृत्ति के आदमी थे और इनका एक ही मकसद था कि भारत को अगर आज़ाद कराना है तो हिंसा का प्रयोग करके ना करके हमें अहिंसा का प्रयोग करना है। तो महात्मा गांधी द्वारा सन 1922 में सबसे पहले बोला गया था कि भारतीयों को अब अपना एक ऐसा तत्व का निर्माण करना चाहिए जिससे वे अपने शासन का संचालन कर सके। ब्रिटिश रूल यानी कि जो कॉलोनियल रूल था उससे बाहर निकल सके। तो उसी क्रम में 1922 में महात्मा गांधी द्वारा एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी सबसे पहले। फिर आगे आगे चलकर 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा स्वराज पार्टी द्वारा पहली बार 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1924 में, ठीक है? तो हम देखें कि 1922 में मांग किया गया, 1924 में मांग किया गया था। तो जब इसी तरह से धीरे-धीरे मांग चलने लगा, धीरे-धीरे जब मांग आने लगा, संविधान सभा के गठन की मांग चलने लगी, तो उसी क्रम में आगे चलते-चलते हम लोग ने क्या देखा था? तो हम लोगों ने फिर देखा कि उसी 1934 में फिर एम एन रॉय ने क्या दिया? तो संविधान गठन का एम एन रॉय द्वारा 1934 के संविधान के प्रारूप का विचार दिया गया था। यानी कि इन्होंने बोला था कि संविधान ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए ताकि उसमें सभी प्रकार का जो भी नियम कानून है उसका व्यवस्था किया जाए। तो हम देख चुके हैं 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले दिया था। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले की गई थी। फिर 1934 में एम एन रॉय द्वारा संविधान का प्रारूप पर विचार किया गया था। तो यहाँ तक समझें। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आगे आखिर इसका विकास कैसे हुआ, आगे ये इसकी प्रक्रिया जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी वो किस प्रकार से आगे बढ़ी। तो देखते हैं हम लोग आगे। तो इसी तरह से धीरे-धीरे बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा, बहुत सारे अधिनियम द्वारा, बहुत सारे जो भी अभिभाषण होता है उसके द्वारा संविधान निर्माण की बार-बार जो थी वह उठते रही थी। लेकिन उसी के क्रम में सबसे पहले जो था हम जानते हैं कि क्रिप्स मिशन एक आया था। कब आया था? 1946 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने अंतिम मिशन आने वाला था और कैबिनेट मिशन को जो भेजा गया था वो इसलिए भेजा गया था ताकि वह भारत में जो आधिकारिक रूप से जो संविधान का था उसका जो सत्ता स्थापित करने का था वो इसलिए भेजा गया था। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन पूर्ण कर दिया था। कैबिनेट मिशन जैसे ही आया इसने क्या किया? तो इसने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। स्वीकृति प्रदान किया कि संविधान बनाने का
संविधान बनाने का स्वीकृति प्रदान किया किसने? तो कैबिनेट मिशन ने। तो जब हम बोल सकते हैं कि यानी कि जो भारत का जो संविधान निर्माण था वो किस पर आधारित था? तो वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही बना था। यानी कि कैबिनेट मिशन जो भी अपना आकर यहाँ पर नियम बनाया था उसकी कैसे-कैसे क्या होना चाहिए, उसी के आधार पर कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान बनाने का जो प्रक्रिया चालू हुआ था भारत का, वो स्टार्ट हो गया था। तो आइए हम देखते हैं। तो इसी के क्रम में सबसे पहले क्या हुआ था, तो जो भारत में जो हुआ था पहले क्या जिसे भारत में बोला गया कि जो कैबिनेट मिशन के तहत ही बोला गया था कि जो भी संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है? संविधान सभा का जो भी गठन किया जाएगा वो क्या होगा, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर यानी कि निर्वाचन पद्धति पर जो संविधान सभा का गठन जो कैबिनेट मिशन के द्वारा कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा जो होगा वो कैसे होगा, तो निर्वाचित होगा। संविधान सभा कैसा होगा, निर्वाचित होगा। यानी कि कैबिनेट मिशन का बोलना था कि हम अब भारतीयों को संविधान सभा बनाने का मांग देते हैं, अधिकार देते हैं, लेकिन उस संविधान सभा का जो निर्माण होगा वह निर्वाचन के आधार पर होगा। और निर्वाचन कैसा था, तो समानुपातिक प्रणाली के तहत किया जाएगा, एकल एकल संक्रमण प्रणाली के तहत किया जाएगा। यानी कि निर्वाचन पद्धति के आधार पर ही इसका संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और उसमें जैसे भारत में तो बहुत सारे क्षेत्र थे, तो उसमें जो सीटों का बंटवारा किया गया था वो 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का बंटवारा किया गया था। यानी कि जो संविधान सभा का जो व्यक्ति होंगे, जो प्रतिनिधि खड़े होंगे यहाँ पे जाने के लिए, तो वो 10 लाख की जनसंख्या पर भारत में जितनी भी जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति खड़ा होगा, एक सीट का बंटवारा किया गया था। तो हम देखते हैं ये क्या किया गया था, यहाँ पर हुआ था। और इसमें जो भारत को बाँटा गया था, तो इसके तहत जो भारत हुआ था वो सबसे पहले क्या था, तो 389 सीट टोटल सीट संविधान सभा के गठन के लिए 389 कुल सीट की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से क्या किया गया था, तो इसमें से 296 292 जो था वह दिया गया था, 4 के बांटा गया था, और 93 ऐसे बांटा गया था। तो 292 जो था वो क्या दिया गया था, भारतीय रियासतों को दिया गया था, जो भी यहाँ पर पहले से थे, यहाँ पर प्रतिनिधियों को दिया गया था। तो 93 जो था वह मुस्लिमों को प्रदान किया गया था, और 4 जो था वो चीफ कमिश्नरों को दिया गया था। यानी कि चीफ कमिश्नर जो भी यहाँ पर पहले से मौजूद थे, जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस यहाँ पे मौजूद थे, वहाँ से 4 चुन के आएंगे। लेकिन जब क्या हुआ, जब जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था, तो उसमें क्या किया गया था, तो इसमें जो था वह चुनाव जो था वह किस पर किया गया था, 389 पर ना होकर के 296 पर चुनाव किया गया था, ठीक है। 296 पर चुनाव किया गया था, जिसमें जब चुनाव हुआ तो इसमें क्या हुआ था, 208 जो था वह कांग्रेस को मिला, 73 जो था वह मुस्लिम को मिला, यानी कि मुस्लिम लीग को मिला, और जो भी बच गया था वो अन्य को मिला था, ठीक है। यानी कि कांग्रेस यहाँ पर मेजोरिटी में, कांग्रेस एक बहुत पहले से ही स्थापित संस्था थी, तो 208 सीट पर कांग्रेस ने विजय हासिल किया था, और 73 मुस्लिम लीग को मिला था। बाकी जो बच गया वो अन्य लोगों को मिला था, यानी जो भी संप्रदाय बनाए गए थे उसको मिला था। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो पहले था वो हिंदू, मुस्लिम और अन्य में बांटा गया था। तो उसी क्रम में ये ऐसा चुनाव हुआ था। तो जब ये चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई, तो संविधान जब यहाँ से चुन के गए, ये 208 व्यक्ति चुन के गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने इसका संविधान सभा का जो क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो जब ये 208 लोग जब कांग्रेस के चुन के गए, तो ऑफिशियली इनके ऊपर जिम्मा आ गया था कि भारत का संविधान कैसे निर्माण किया जाएगा। तो यही 208 लोग आगे मिलकर फिर क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन, हम ये जितना भी ये प्रस्ताव चल रहा है वो किसके, तो कैबिनेट मिशन के को आधार मानकर ही चल रहा है, ठीक है। संविधान का निर्माण की प्रक्रिया जो है कैबिनेट मिशन को आधार मानकर ही की गई थी। तो अब क्या किया, तो 208 जो मुस्लिम लीग के लोग थे, तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, तो 9 दिसंबर 1946 को, कहाँ पर, तो 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि संविधान सभा की संविधान सभा की बैठक जो, यानी कि पहली बैठक जो की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, संविधान सभा की पहली बैठक। और ये कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली के कौंसिल पुस्तकालय भवन के कौंसिल चैम्बर में किया गया था, दिल्ली के कहाँ किया गया था ये, तो ये किया गया था आपका
दिल्ली के पुस्तकालय भवन में ये जो 9 दिसंबर को जो बैठक आयोजित की गई थी, बैठक जो आयोजित की गई थी वो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। यानी कि अब यहाँ से जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी वो ऑफिशियली तौर पर चालू हो गई थी। यानी कि अब यहाँ से ये हम बोल सकते हैं कि भारत का जो संविधान निर्माण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कितना उसका बैठकें होगी, कितना कौन कौन से व्यक्ति को कौन कौन सा क्षेत्र सौंपा जाएगा, ये सब चालू हो गया था यहाँ पर। तो जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ तो हम जानते हैं कि अगर अगर हम किसी बैठक का आयोजन करते हैं तो उस बैठक के लिए हम लोग अपने में से क्या करते हैं, एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ताकि ताकि वो अध्यक्ष उस बैठक के लोगों को संचालन कर सके। अगर हम अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेंगे तो वो बैठक में जितने भी व्यक्ति होंगे वो अपना मनमाना ढंग से जब मन तब बोलने लगेंगे, जो मन में आया वो करने लगेंगे, ताकि उस बैठक का फिर कोई एक निश्चित निर्णय नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए 9 दिसंबर 1946 को ही जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वो थे उस समय के सबसे जो वरिष्ठ नागरिक थे उस सभा के जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष, जो पहला अध्यक्ष चुना गया था, ये क्या थे, तो ये जो थे वो अस्थायी थे, यानी कि वो निश्चित नहीं थे, ये अस्थायी थे। और इनका जो चुनाव हुआ था वो फ्रेंच पद्धति के द्वारा, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो चुनाव हुआ था वो फ्रेंच पद्धति के द्वारा हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को इनका चुनाव किया गया था। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उस समय सभा के सबसे वरिष्ठ नागरिक थे और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं की देखरेख में संविधान सभा की पहला बैठक किया गया था। तो जो संविधान सभा का पहला बैठक किया गया, ठीक है, तो ये कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि एक अस्थायी थे, मतलब ये परमानेंट नहीं थे। इनको क्या था, उसमें कोई वैसा कुछ नियम नहीं बना था जिसके ताकि उसका यूज करके हम अस्थायी अध्यक्ष चुन सके। तो इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और ये फ्रेंच पद्धति के अनुसार इनका चुनाव हुआ था। तो अब आगे क्या हुआ, फिर आगे जाकर जब धीरे धीरे काम आगे बढ़ा, तो उसमें फिर 11 दिसंबर 1946 को अब क्या गया, जब संविधान सभा का ऑफिशियली गठन हो चुका था, सभी कार्य अपने सुचारू रूप से चलने हो लगे थे, तो अब इन लोगों को एक महसूस हुआ कि अब हमको अस्थायी ना चाह करके एक परमानेंट हमको अध्यक्ष चाहिए, परमानेंट चेयरमैन चाहिए, ताकि जो इस संविधान सभा को हमेशा के लिए वो क्या चला सके। तो 11 दिसंबर 1946 को इसी क्रम में आगे देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उपाध्यक्ष के रूप में फिर एच.सी. मुखर्जी और एक और थे। और उपाध्यक्ष के रूप में कौन था? तो अध्यक्ष तो थे ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका चुनाव कैसे हुआ था, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कैसे आए थे। तो हम, यानी कि अगर बोला जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर को ऑफिशियली राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, यानी कि परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया था। ये यहाँ तक समझ गए। तो आइए आगे देखते हैं फिर धीरे धीरे और फिर आगे क्या किया गया। तो यहाँ तक जब सब हो गया, अध्यक्ष चुना गया, परमानेंट अध्यक्ष चुना गया, तो अब जरूरत पड़ा कि अब जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाने लगा है उसको हम क्या करें, एक बेहतर रूप से, सुचारू रूप से प्रदान करें, उसको एक नियम दें। तो आइए आप देखते हैं फिर इसी में। तो हम लोगों ने देखा कि अध्यक्ष कौन बना, उपाध्यक्ष कौन बना, परमानेंट अध्यक्ष कौन बना, इसका बैठक कब किया गया था। तो अब सब शुरू हो गया, ठीक है, जितना भी हो गया। तो अब क्या किया गया था, तो जो संविधान सभा का जो कार्य चालू किया गया था,
तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब सब नियम बन गया, सब अपने-अपने सभी को अपना-अपना पोस्ट दे दिया गया, सभी को अपना-अपना समिति बना दी गई, बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था। तो उसी के क्रम में फिर जो संविधान निर्माण का जो प्रक्रिया जो था, वो वास्तविक रूप से अगर चलना तो वो कैसे चला था? तो वो चला था 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। यानी कि इसका उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या हुआ, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें किस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, क्या-क्या हमें इसमें समावेश करने की, क्या-क्या इस संविधान सभा में संविधान में समाहित करने की आवश्यकता होगी, इसका देखा गया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किए थे, वो 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। यानी कि अब जो संविधान का निर्माण होगा वो क्या था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पास किए थे उसी के आधार पर चलेगा। तो 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो अब जब ये स्वीकार कर लिया गया था तो इसमें अब क्या किया गया था, बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में जो थे वो बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग थे। तो उसी में से जब देखा गया कि आखिर 10 लाख की जनसंख्या पर सीटों का बंटवारा तो हो चुका था, लेकिन अब क्या था, तो भारत में महिलाएं भी थी, आदिवासी लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को अपना-अपना प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, उसको देखते हुए 33 जो सीट थी, 33 सीट थी, वो आदिवासियों को दिया गया था, आदिवासियों को, और 15 जो सीट थी महिलाओं को दिया गया था। यानी कि संविधान सभा में 33 सीटें जो थी वो किसको, तो आदिवासियों के लिए आरक्षित किया गया था, और 15 सीटें जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा में हर एक पक्ष को, हर एक वर्ग को, सभी को देखते हुए इस संविधान का निर्माण किया जाने लगा था। यहाँ तक देखें, फिर आइए और आगे देखते हैं। आखिर जब ऐसा हो चुका था, तो अब जब धीरे-धीरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी, धीरे-धीरे सब कुछ बढ़ने लगा, महिलाओं को भी वहाँ पर स्थान मिल चुका था, आदिवासियों को भी स्थान मिल चुका था, और सभी स्टेट्स को भी स्थान मिल चुका था। लेकिन हम जानते हैं कि संविधान सभा का जो बैठक हुआ था सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। यानी कि मुस्लिम लीग का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया था। उनका मानना था कि ये संविधान का निर्माण हो रहा है, वो सिर्फ भारतीयों के लिए हो रहा है, उसमें उसमें मुस्लिमों का जो पक्ष का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसलिए उन्होंने उनका क्या किया, बहिष्कार किया। तो अब देखते हैं आगे। तो जब इस प्रकार से धीरे-धीरे जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो फिर आगे क्या हुआ? तो फिर जो आगे हुआ कि संविधान का आखिर जब धीरे-धीरे बढ़ा, तो इसको बनाने में, संविधान बनाने में जो टोटल जो दिन लगा था, वो कितना था? 2 साल 18 दिन का लगा था, और इसमें टोटल 114 बैठकें की गई थी। टोटल जो खर्च आया था, वो लगभग 64 लाख आया था। टोटल जो खर्च, यानी कि संविधान तो बन गया, इसको बनाने में लंबे समय तक लगी थी, जिसमें से 114 बैठकें की गई थी, और खर्च जो था वो लगभग 64 लाख का खर्च आया था। और फिर धीरे-धीरे यहाँ पर फिर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी। यानी कि संविधान निर्माण का जो कुल समय था ये यहाँ पर आ चुका था, इतना निर्माण हो चुका था। तो आगे हम फिर देखने का प्रयास करते हैं कि क्या किया गया था धीरे-धीरे।
तो यहाँ पर संविधान निर्माण तो लगभग हो चुका था, ठीक है। संविधान निर्माण कैसे-कैसे बना, कहाँ बना, क्यों बना, वो तो देख लिया आज हम। तो अब जब यहाँ पर हुआ, तो अब इस संविधान सभा में अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक संविधान बना दिए, सभा बना दिए, तो उस सभा में क्या किया गया था, बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें से हम आइए कुछ समितियों को देखते हैं। तो जिन समितियों का निर्माण किया गया था, उनमें से कुछ थे समिति, तो प्रारूप समिति जो था, वह डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, संचालन समिति प्रसाद के नेतृत्व में, संघ शक्ति समिति पंडित नेहरू के नेतृत्व में, प्रारूप समिति जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था, संचालन समिति जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बनाया गया था, संघ शक्ति समिति जो था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया था। और फिर क्या था, तो एक और संविधान समिति का निर्माण किया गया था। तो उस संविधान समिति का जो निर्माण किया गया था, उसमें थी प्रांतीय संविधान समिति, एक और थी क्या, प्रांतीय संविधान समिति का निर्माण किया गया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। यानी कि प्रमुख इतनी और भी समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें से प्रारूप समिति में जो दिया गया था, तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे, जो कि जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इस प्रकार से और भी समितियों का निर्माण किया गया था। लेकिन प्रमुख समितियां जो है, ये एग्जाम में अगर पूछ सकता है, तो यहाँ से पूछ सकता है कि किसके कौन कौन से अध्यक्षता किए थे, कौन कौन से यहाँ पर व्यक्ति थे जो कि जिसके अध्यक्षता किया गया था। तो अब हम देखते हैं, समितियों का निर्माण तो हो गया, धीरे धीरे इनका निर्माण हो गया, लेकिन जो अंतिम बैठक जो हुई थी, वो कब किया गया था, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक की गई थी, चूँकि हम जानते हैं कि जब जब 1930 का जो हुआ था, अधिवेशन हुआ था, तो उसमें 26 जनवरी में उसी समय डिसाइड कर लिया गया था कि रावी नदी के तट पर, जब हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे, तो रावी नदी के तट पर ही वहाँ पर डिसाइड कर लिया गया था कि संविधान का जो लागू करेंगे हम, वो 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो क्योंकि उसी को सबसे पहले जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में माना गया था। तो जब यहाँ पर आया, तो 26 जनवरी 1930 को ही क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को संविधान लागू किया गया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, तो यानी कि 26 नवंबर 1949 तक जो था, वो संविधान क्या हुआ था, बनकर तैयार हो चुका था। और जो अंतिम बैठक जो हुई थी, वो 24 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी। 26 नवंबर जो हुआ था, वो क्या था, यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका था। जब यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो इस संविधान को फिर चूंकि एक क्या था, तो जो स्वाधीनता दिवस जो था 26 जनवरी, स्वाधीनता दिवस, इसी दिन निर्णय लिया गया था कि जो भी भारत का जो संविधान होगा, वो किस दिन, तो वो 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। तो इसी क्रम में इसी के चलते 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया गया, और ये 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली तौर पर भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। जिसमें से जो मूल संविधान लागू किया गया था, उसमें 395 कितना थे, अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थे, ठीक है। तो मूल संविधान में ये था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसे चली, उसमें कौन कौन से तत्वों का समावेश किया गया, कैसे उसका निर्माण किया गया, कौन कौन से बैठकें की गई, कब कब संविधान निर्माण के गठन का जो बात आया था, कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी, उसमें कौन कौन से वर्ग को
ध्यान दिया गया था ताकि सभी का विकास हो सके। तो आज हमने ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाई गई होगी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस लाइक को चैनल का इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातें पहुँच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोगों के द्वारा जो भी गलती होती है उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।